मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है लीज डीड या किराएनामा, जिसे लीज एग्रीमेंट भी कई लोग बोलते हैं। क्या होता है इस बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अंतर्गत लीज क्या होती है ये बतलाया गया है। लीज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि कंसिडरेशन के बदले लीज एग्रीमेंट होता है जो एक सर्टेन पीरियड का होता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद सब टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिसके अंदर राइट टू एंजॉय को लेसी को अर्थात जो जिसकी संपत्ति है वो दूसरे व्यक्ति को उपभोग करने के लिए देता है, लेकिन ओनरशिप इसमें महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफर नहीं होती है और इसके बदले में वो एक कंसिडरेशन लेसी से लेता है। ये सर्टेन पीरियड 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 33 वर्ष या 99 साल तक की लीज डीड लिखी जा सकती है। इसके अलावा इतने टाइम पीरियड के लिए जो भी लॉन्ग टर्म लीज की जाएगी वो 99 वर्ष तक की, जैसा कि मैंने बतलाया। डीड को परमानेंटली कुछ शहरों में इस लीज डीड के द्वारा प्रॉपर्टी को लीज पर दिया जाता है, अर्थात वो बेच भी देते हैं इसको। एक अर्थ में उसका अर्थ ये होता है कि 99 साल बाद जब भी उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को वो लीसी बेचता है या लीज पर देता है, तो उसमें उस कंसर्न्ड अथॉरिटी की एनओसी अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाना आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि लीज डीड के ड्राफ्ट को बनाने के लिए कैसे आप उसका ड्राफ्ट बनाएं। इसके लिए किसी अच्छे अधिवक्ता या जो ड्राफ्टिंग करते हैं, ये न्यायालय या जो भी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहाँ कई लोग बैठे रहते हैं। तो जब भी आप लीज डीड ड्राफ्ट कराएं, इसकी सभी टर्म्स कंडीशन को ध्यान से एक एक टर्म्स कंडीशन को पढ़ लें, क्योंकि जैसे कोई भी घर, मकान, संपत्ति किराए पर आपने दिया, मकान दिया, दुकान दी, हॉल दिया, भवन दिया, तो उस अनुबंध पत्र में कौन कौन सी शर्तें रखी गई, उसमें प्रायः हर वर्ष 10 से 15% रेंट उस प्रॉपर्टी का बढ़ाए जाने का भी उल्लेख रहता है, जो कि सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते हैं और बाद में इसके कारण से कई बार परेशानी उठानी पड़ती है, उसका सामना परेशानी का उनको करना पड़ता है। इसलिए जब भी उस पर हस्ताक्षर करें, ध्यान से उस टर्म्स कंडीशन को पढ़ लें कि लीज डीड में कौन कौन सी लीज एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन लिखी गई हैं। दूसरा, इस लीज डीड को बनाते समय उसमें संपत्ति कौन सी है, उसका पूरा प्रॉपर्टी का डिटेल, स्वामी का नाम, उसका पता, किराएदार का नाम, एरिया, उसकी चौहद्दी, चारों दिशाओं में कौन कौन है, दूसरे आधार कार्ड उस व्यक्ति का तथा लेसर लेसी का, आईडी प्रूफ, कितने समय के लिए वो दी गई है, कितने % की वृद्धि की गई है, फोटो आदि दोनों पार्टीज के, आधार कार्ड की कॉपी, क्या क्या शर्तें हैं, 2 विटनेसेस वहाँ चाहिए। तो जो आपका निकटस्थ जुरिस्डिक्शन का सब रजिस्ट्रार का कार्यालय होगा, वहाँ आपको इसको रजिस्टर्ड कराने जाना होता है और दोनों पार्टी को जाना आवश्यक होता है। ऑनलाइन आप केवल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ से, उस समय पर आपको वहाँ पहुँचना होता है। तो ये कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 105 में लीज को परिभाषित किया गया है और उसमें बस इतना ही कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद सम टर्म्स एंड कंडीशन, बट ट्रांसफर ऑफ राइट को केवल लेसी एंजॉय कर सकता है और ये इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसके अलावा इसकी जो फीस है वो सभी राज्यों में अलग अलग है। 1100 रुपये से लेकर रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, कोर्ट फीस अलग से रहती है। और लीज डीड किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में निश्चित तौर पर कभी न कभी उसे अपनी प्रॉपर्टी या लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है तो एक आवश्यक विषय है, काम की विषय वस्तु है। ऐसी स्थिति में जब भी कभी लीज, रेंट या लीज डीड या किरायानामा आप लिखें, कई बार रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1 वर्ष से ज्यादा के लिए इसका सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। कुछ लोग इसे रजिस्ट्रेशन कराने से बचने के लिए 11 माह की लीज डीड भी किरायानामा लिखते हैं, जो बाद में कई बार परेशानी का सबब बनती है।
तो इस प्रकार हाउ मच रेंट इज ओड बाय द ओनर, जब भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे उसको एनओसी अथॉरिटी से आपको लेना आवश्यक है। इसलिए लीज डीड का जब भी ड्राफ्ट आप तैयार करें तो उसमें क्लॉज ये जरूर देख लें। कई बार लिखा जाता है इन केस ऑफ हैपनिंग ऑफ स्पेशल इवेंट, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी इवेंट होने पर जो भी टर्म्स कंडीशन उसमें आपने इंक्लूड की है लीज एग्रीमेंट में, उसका पालन लीजी को करना होता है। लेसर लेसी के मध्य ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है। और लीज डीड, लीज एग्रीमेंट करने के पहले किसी भी संपत्ति को, जो भी मकान, दुकान, हॉल, भवन किराए पर आप अनुबंध पत्र के अनुसार ले रहे हैं, बड़े ठंडे दिमाग से उसको पढ़कर, सोच समझकर उसमें टर्म्स कंडीशन क्या क्या हैं उस प्रॉपर्टी को लें। अन्यथा बाद में डीड पर जो भी आपने टर्म्स कंडीशन स्वीकार किए हैं उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और जानकारी नहीं होने पर किसी भी तरह की आगे आने वाली परेशानी भी आप ही को झेलनी होगी। ऐसी स्थिति में लीज डीड ड्राफ्ट करते समय या करवाते समय बिल्कुल कूल माइंड से, और कितना उसका रेंट है, क्या उसमें टर्म्स कंडीशन है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आपने मेरा ये पैरामीटर ऑफ लॉ का चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों, संबंधियों और दोस्तों को, सभी को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।